इस वीडियो में हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, रदरफोर्ड का जो परमाणु नाभिकीय मॉडल था उसमें कुछ दोष थे। हमने आपको बताया था यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, यह विविक्त स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर पाया तथा इसके अलावा यह जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना की भी व्याख्या करने में असमर्थ रहा। बोर ने निम्न दो तथ्यों के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणुवीय मॉडल में सुधार किया। पहला विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति, विद्युत विकिरण की द्वैत प्रकृति। दूसरा परमाणुवीय स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रायोगिक परिणाम। इसमें पहले को देखते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति या कणीय प्रकृति। विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति, और इसी के लिए ही प्लांक का क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत देखिए, मैक्सवेल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के तरंगी गुणों की व्याख्या होती है, किंतु रेखीय स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो पाती। इनकी व्याख्या के लिए मैक्स प्लांक ने सन 1900 में अपना क्वांटम सिद्धांत दिया। प्रकाश के रेखीय स्पेक्ट्रम व प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए इन्होंने अपना क्वांटम सिद्धांत दिया। इसके मुख्य बिंदु निम्न है, कॉपी में नोट करेंगे। पहला बिंदु है ऊर्जा का उत्सर्जन। पहला बिंदु है ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन तरंगों के रूप में न होकर के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। पहला है कि ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन तरंगों के रूप में न होकर के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। दूसरा, क्वांटा से संलग्न ऊर्जा जो है वह प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। क्वांटा से संलग्न ऊर्जा इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। क्वांटा से संलग्न जो ऊर्जा है वह प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है, इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, या इक्वल टू एच न्यू, जहाँ एच क्या है, प्लांक स्थिरांक है, या ई बराबर एच इंटू सी अपॉन लैम्डा, या एच इंटू सी अपॉन लैम्डा, चूँकि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, जहाँ एच प्लांक स्थिरांक है, जिसका मान है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, या 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इस प्रकार से प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के दो मुख्य बिंदु हैं, ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन तरंगों के रूप में न होकर के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। दूसरा जो है तो क्वांटा से संलग्न ऊर्जा जो है यह प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है, अतः ई इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, या ई बराबर एच न्यू, या ई बराबर एच इंटू सी अपॉन लैम्डा, चूँकि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, जहाँ एच क्या है, प्लांक स्थिरांक है, सी को आप जानते हैं, सी प्रकाश का वेग है, और लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। तो इस प्रकार से प्लांक का
क्वांटम सिद्धांत खत्म होता है। इसके बाद देखते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। इसके अलावा भी अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं। प्रकाश जो है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारने के बाद निर्गत प्रकाश का चित्र फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया जाता है, तब उसमें 7 रंगों की पट्टियां प्राप्त होती हैं, जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहलाता है। ध्यान से सुनेंगे, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पर उसका चित्र लिया जाता है, तब इसमें 7 रंगों की पट्टियां प्राप्त होती हैं, विबग्योर नाम से 7 रंगों की पट्टियां प्राप्त होती हैं, जिसे प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसे प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। पट्टियां कौन सी हैं? विबग्योर नाम से। तो प्रकाश में 7 रंगों की पट्टियां प्राप्त होती है, जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहलाता है। यह जो स्पेक्ट्रम है, ये सतत स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि इसमें जो पट्टियां हैं एक दूसरे में समाहित होती हैं। इसलिए इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम है वो सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसके बाद अब हम देखते हैं परमाणुवीय स्पेक्ट्रम को। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम या रेखीय स्पेक्ट्रम या रेखीय स्पेक्ट्रम। देखिए, जब किसी तत्व या यौगिक को एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तथा उससे प्राप्त प्रकाश का स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा विश्लेषण किया जाता है, तब उसमें रेखाओं की एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे रेखीय स्पेक्ट्रम या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम या असतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब किसी तत्व या यौगिक को एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तथा प्राप्त प्रकाश का स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा विश्लेषण करते हैं, तब उसमें रेखाओं की एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे रेखीय स्पेक्ट्रम या परमाणुवीय स्पेक्ट्रम या असतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। बोर ने रेखीय स्पेक्ट्रम को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत दिया। इसके अनुसार, कॉपी में नोट करेंगे, इसके अनुसार किसी भी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में घूमते हैं, तब इनमें ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में घूमते हैं, तब इनमें ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता, किंतु जब ये अन्य कक्षाओं में जाते हैं, तब इनमें ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। इसके बाद परमाणुवीय स्पेक्ट्रम के बाद अब हम देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। इसके बाद है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखिए, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से 5 प्रकार की श्रेणियां प्राप्त होती हैं। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से 5 प्रकार की श्रेणियां प्राप्त होती हैं,
लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। इनमें बामर श्रेणी की खोज सर्वप्रथम, इनमें जो बामर श्रेणी है, बामर श्रेणी की खोज सर्वप्रथम बामर द्वारा, इनमें बामर श्रेणी की खोज सर्वप्रथम बामर द्वारा 1885 में की गई। बामर श्रेणी की खोज बामर द्वारा सर्वप्रथम 1885 में की गई तथा बामर ने स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या को तरंग संख्या के रूप में, इन्होंने स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या को तरंग संख्या न्यू बार के रूप में प्रदर्शित किया तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया जो निम्न है। न्यू बार, इसे कॉपी में नोट करेंगे, न्यू बार बराबर 109,678 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। न्यू बार बराबर 109,678 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर जो n है, यहाँ पर n बराबर 2 तो है n बराबर 3, 4, 5 हो सकता है। यहाँ पर n एक पूर्णांक है जिसका मान 3, 4, 5 आदि हो सकता है। बाद में स्वीडन के वैज्ञानिक रिडबर्ग ने अन्य श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या के लिए भी सूत्र दिया जो निम्न है। इन्होंने सूत्र दिया न्यू बार बराबर 109,678 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। रिडबर्ग ने अन्य स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया। यहाँ न्यू बराबर, इसके पहले यहाँ पे 1/λ हो सकता है, इसके पहले 1/λ हो सकता है, चूँकि न्यू बार बराबर होता है 1/λ। अब इसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर n1 जो है, n1 n2 को देखेंगे, n1 n2 को देखते हैं। यदि n1 बराबर 1, 2 है तब n2 बराबर क्या होगा, n2 बराबर होगा n1 प्लस 1। यदि 1 है तब n2 बराबर क्या हो जाएगा, n1 प्लस 1। इसी प्रकार से यदि 2 है तब n2 बराबर क्या हो जाएगा, n1 प्लस 2। यदि n1 इक्वल टू 1 है तब n2 बराबर n1 प्लस 1। यदि n1 इक्वल टू 2 है तब n1 प्लस 2। तो इस प्रकार से ये जो है, तो इसके द्वारा, इस सूत्र के द्वारा हम अन्य स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन, एक चार्ट बनाएंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी रेखाएं। देखिए एक चार्ट बनाएंगे, इसमें हमने आपको बताया है यहाँ पर श्रेणी, यहाँ पर श्रेणी के बाद स्पेक्ट्रमी क्षेत्र n1 और n2। देखिए श्रेणी, सबसे पहले है लाइमन श्रेणी। ये इनके नाम पर था, जिन्होंने इनकी खोज की, इनके नाम पर श्रेणियाँ लाइमन द्वारा खोज की, तो लाइमन श्रेणी।
स्पेक्ट्रमी क्षेत्र इसका है पराबैंगनी क्षेत्र। पराबैंगनी क्षेत्र लाइमन श्रेणी जो है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन या पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसके लिए जो N1 है वो 1 होता है और N2 होता है 2, 3 आदि। लाइमन के बाद है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी, बामर श्रेणी जो है ये दृश्य क्षेत्र में, बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसके लिए N1 इक्वल टू 2 है और N2 इक्वल टू 3, 4 आदि है। बामर श्रेणी के बाद है पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी ये जो है अवरक्त क्षेत्र में, ये अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसके लिए N1 की वैल्यू 3 है और N2 की वैल्यू 4, 5 है। पाश्चन श्रेणी के बाद है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी ये भी अवरक्त क्षेत्र में, ये भी अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसके लिए N1 की वैल्यू 4 है और N2 की वैल्यू 5, 6 है। ब्रैकेट श्रेणी के बाद है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी ये श्रेणी भी अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसके लिए N1 की वैल्यू 5 है, N2 का मान 6, 7 आदि। इसके अलावा भी एक श्रेणी होती है हमफ्री श्रेणी, पर ये मुख्य 5 श्रेणियां हैं। इसमें जो है जो रेडबर्ग हाइड्रोजन का जो रेडबर्ग स्थिरांक है, हाइड्रोजन के लिए रेडबर्ग स्थिरांक को RH से प्रदर्शित करते हैं और इसी का मान होता है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की मुख्य बातें थी। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की चर्चा की। धन्यवाद।